राधे राधे बच्चे लोग, कैसे हो? आइए। तो ये हमारा आज मूल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर है। अब इस थर्ड लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम आइसोटोप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके अलावा हम लोग मोल को देखने वाले हैं। एग्जैक्टली आज से हमारी मेन क्लास शुरू हो चुकी है मूल कॉन्सेप्ट की। और बच्चा लोग, मैं देख रहा हूँ कि अपन लोगों को शायद सभी को एक टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए, इसलिए कि जिससे ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसके जो पीडीएफ है मैं उस टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूं, जिससे आप लोग उस इसको सारे को राइट डाउन आसानी से कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है आइसोटोप। आइसोटोप। बेटा, इसको शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी चीज सुनो। मैं कहता हूं कोई भी एटम, दुनिया का कोई भी एटम है, अरे भैया कोई भी एटम, उसके पैरों पे कुछ लिखा होता है और उसके सर पे कुछ लिखा होता है। इसको हम एटम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ये एटम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। इसमें ए जो होता है ये होता है मास नंबर। इसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ये होता है मास नंबर और यही न्यूक्लियॉन होता है। न्यूक्लियस के पार्टिकल होते हैं इसमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जेड जो होता है ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसे ही हम एटॉमिक नंबर से देख लेते हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताते हैं। तो हमने कहा ये किसी भी एटम का एक सिंबल है। तो ऊपर मैंने एक हेडिंग डाली है, आइसोटोप्स क्या है। तो देखो भैया, आइसोटोप्स बहुत सिंपल सी चीज है। आइसोटोप वो होते हैं, आइसो मीनिंग हमेशा ही होता है सेम। आइसोटोप्स में आइसो मीनिंग हमेशा क्या है? सेम। जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बेटा, जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप वो हैं जिसमें प्रोटॉन का नंबर क्या है? सेम। मास नंबर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। देखो, मास नंबर है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1H1, 1H2, 1H3। ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। ये T से डिनोट होता है, ये D से डिनोट होता है, ये अपना सिंपल H ही है, 1H1। अब मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों में क्या सेम है? प्रोटॉन नंबर सेम है। जिनके प्रोटॉन नंबर हो सेम, जिनके प्रोटॉन नंबर हो सेम, मास नंबर हो डिफरेंट, तो बेटा जो चीज स्टार प्लस नहीं ढूंढ पाई वो हमने ढूंढ लिया कि जिनके प्रोटॉन नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इनके बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका प्रोटॉन नंबर हो सेम, मास नंबर हो डिफरेंट, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप। सर कोई एग्जांपल और बता सकते हो? देखो, मैंने आपसे कहा कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरीके से आप जानते हो कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में ये कार्बन 14 जो होता है, ये कार्बन 14 जो होता है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो रेडिएशन रिलीज करते हैं। तो बेटा एक बात सुनना, मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली। आइसोटोप्स कौन है? जिनका प्रोटॉन नंबर हो सेम बट मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। देखो फिर से, प्रोटॉन नंबर क्या है? सेम है। प्रोटॉन नंबर आपका क्या है? सेम है। मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। वो क्या कहला रहे हैं? आइसोटोप्स कहला रहे हैं। अच्छा सर, इनकी कोई प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज? हाँ बेटा, इनकी एक प्रॉपर्टीज भी होती है। सुनिएगा वो प्रॉपर्टी क्या है। आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी हो गया, अपन कहते हैं वॉल्यूम हो गया, मास हो गया,
ये सब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, सब चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इनके डिफरेंट होती हैं, बट आइसोटोप की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है बेटा? आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी लार्जली सेम होती है, मतलब ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ऐसे लोग जिनके प्रोटॉन नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, आइसोटोप। कि सर ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि मेरे अगले ही टॉपिक में ये काम आने वाला है। तो देखें, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, सुनिएगा। कि अब मैंने आपसे कहा आइसोटोप्स तो हमें पता लग गया, अब इस चीज को और अच्छे से समझना, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। देखो, मैंने आपसे कहा आइसोटोप्स के बाद में एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक। जैसे मैं एक एग्जांपल बात करता हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं मोल की, कि मोल क्या है बेटा, मोल क्या है, ये मोल होता क्या है? मेरे लिए मोल एक यूनिट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे सर, ये एक अपन कह देते हैं, जैसे ये पेन है, सपोज पेन है, इसकी लेंथ, मैंने कहा इसकी लेंथ सपोज करते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसकी लेंथ बता दी 10 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा ना ना ना, 0.1 मीटर है, तो भाई सही बात है। अच्छा नहीं साहब, 100 मिलीमीटर है, तो भी कोई गलत बात नहीं। कि भाई हम जानते हैं सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, मिलीमीटर में बोल सकते हैं, मीटर में बोल सकते हैं, तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट लिया है, उस सब्सटेंस को बताने का एक तरीका है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का तरीका है, वो क्या है, मोल है। तो एक बात सुनना, मैंने आपसे कहा जब भी कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो एसआई यूनिट लेंगे वो होगी मोल। मतलब मोल एक यूनिट से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरा एक और सवाल है आपसे, सोच के बोलना। मैंने आपसे कहा साहब, आपने कहा 12 ऑरेंज, 12 पेन, 12 बॉल एटसेट्रा, कुछ भी 12 है, तो 12 क्वांटिटी जब भी होती है तो आप कह देते हो 1 डजन, ये भी आप कह दोगे 1 डजन, ये भी आप कह दोगे 1 डजन। मतलब जब भी कभी कोई क्वांटिटी 12 देखते हो आप, तो आप कह देते हो 1 डजन है। इसी तरीके से जब भी कभी आपने क्वांटिटी 12 देखी, आपने 1 डजन बोल दिया। उसी तरीके से दुनिया का कुछ भी 1 मोल कितना होगा, तो हम कहेंगे दुनिया का 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी 1 मोल उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि सर 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 क्या लड़ कर रहे हो, कुछ समझ तो आया नहीं। एक चीज सुनना, मैंने कहा दुनिया का 1 मोल सब्सटेंस, किसी भी दुनिया का कुछ भी 1 मोल सब्सटेंस उतना ही होगा जितना 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। मैंने कहा चलो देखते हैं फिर कितने हैं क्या है। तो आइए मुझे एक बात बताइएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने कहा इस बॉक्स पूरे का मास है 12 ग्राम, इस पूरे का मास कितना है, 12 ग्राम। इसमें नंबर ऑफ एटम्स भरे हैं, ये लो, ये नंबर ऑफ एटम्स भरे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे सारा बॉक्स भरा है। मैंने पूछा इसमें कितने ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो अपन कैसे निकालें? इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। मान लेते हैं पूरा बॉक्स मिठाई का है, इसमें टुनटुन मौसी के लड्डू हैं, टुनटुन मौसी जो अपने भीम वाली, उन्होंने क्या इसमें लड्डू बना रखे हैं, और ये पूरा लड्डू का बॉक्स है 12 ग्राम का, और इसमें एक लड्डू का मास 1 ग्राम है, एक लड्डू का मास 1 ग्राम। तो इसमें कितने लड्डू होंगे? आप कहेंगे टोटल मास है 12, एक का मास है 1 ग्राम, 12/1 12, है ना, सिंपल।
12 को आपने 1 ग्राम से डिवाइड कर दिया, एक का मास जितना है उससे इसको डिवाइड कर दूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ लड्डू होंगे पता लग गए या नहीं लग गए? कि हाँ सर लग गए, कि 12 को आप एक के मास से डिवाइड कर दो, इसमें कितने लड्डू हैं हम पता कर सकते हैं। आज ये टुनटुन मासी के कोई लड्डू नहीं है, ये क्या है? ये एटम्स हैं। अब मैं अगर आपको एक एटम का मास बता दूं, सुनना, तो मास ऑफ वन कार्बन, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम जो होता है, ये होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये कहां से लाया मैं अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो बच्चे से पूछा, बता बेटा इसके अंदर कितने कितने लड्डू हुए या एटम हुए कार्बन 12 के? तो बच्चे ने कहा सर देखो पूरे का मास है 12, पूरे का मास है 12, इसमें एक का मास है इतना, इससे इसको डिवाइड कर दो, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये हम पता कर लेंगे। तो मैंने कहा बता, तो उसने कहा देखो सर आपको इतना ही नहीं पता, मैं सिखाता हूं। मैंने कहा बोल बेटा। कहता देखो एक का मास है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो इसमें भरे होंगे, उसके लिए उसने बोला सर देखो एक का मास है इतना, पूरे का इतना, तो 12 ग्राम को हम 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम से डिवाइड कर दो। ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, 10⁻⁻23 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 23, और देखना 12 अपॉन 1.99, 1.99 अप्रोक्स 2 मान लू गया, तो 12 अपॉन 2 अप्रोक्स कितना आया 6, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इज 6 पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू हुई 6.02 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको ही हम आज के बाद में, सुनना सुनना सुनना, अरे वाह कितनी बढ़िया बात कर दी हमने बातों ही बातों में, इसी को आज के बाद 1 मोल बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में आज के बाद दिखाऊंगा Na। Na का मतलब होता है एक मैजिकल नंबर, एवोगैड्रो नंबर। आज के बाद तुम्हें इस डेफिनेशन की जरूरत क्या है? मुझे एक बात बताना, जैसे 12 का मतलब हमेशा एक डजन होता है, जब भी 12 देखते हो एक डजन, 24 देखते हो 2 डजन, 24 मतलब 2 डजन, 36 मतलब 3 डजन, 48 मतलब 4 डजन। उसी तरीके से आज के बाद जब भी कभी आप 6.022 इंटू 10⁻23 देखोगे तो आप कहोगे सर ये 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। तो मुझे एक बात बताओ, आज के बाद में ये इतना बड़ा बड़ा अक्षर बोलने की क्या जरूरत? हम कहेंगे मोल का दूसरा नाम। अरे साहब मोल का दूसरा नाम Na होगा, एवोगैड्रो नंबर होगा। मोल माने Na माने मोल। आज के बाद कह दूं मोल, ना क्या ना, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल आज के बाद मुझे पता है 1 मोल मींस Na, 1 मोल मींस Na, याद हो जाना चाहिए। तो आज के बाद अगर मैं कहीं भी बोलूं, कहीं भी खड़ा हो जाऊं और तेरे से पूछूं कि बोल बेटा 1 मोल माने तू क्या समझता है, बोल जमुरे 1 मोल मतलब क्या समझता है, तो तू कहेगा Na बोलता हूं मैं। Na मतलब क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल का दूसरा नाम Na का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे आ गया, मैं समझता हूं कि आ गया होगा। ये सारे नोट्स मैं आपको जल्द ही वो टेलीग्राम चैनल शुरू करके उसके अंदर सारी चीजें आपको डाल दूंगा, सारे नोट्स भेज दूंगा। तो आइए साहब, अब मैं आपसे एकदम सिंपल सी बात करता हूँ। तो आपने कहा 1 मोल हमेशा कितना होगा? 1 मोल हमेशा कितना होगा? आपने कहा Na होगा। मैंने कहा ठीक है, 1 मोल हमेशा ऑलवेज Na होगा, और Na का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 होगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब मोल इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यूनिट से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे 12 डजन Na मोल, 12 डजन Na मोल, समझ में आ गया होगा। अब सुनो,
एक बढ़िया सी बात और पढ़ाता हूं मैं आपको। अब सुनना क्या बढ़िया सी बात है। एक नए यूनिट ने जन्म लिया जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को हम बोलेंगे AMU। पहले इसकी डेफिनेशन सुनेंगे बट बाद में इसको भी इस 1 मोल की तरह Na याद कर लेंगे। जैसे 1 मोल Na, वैसे 1 AMU भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। सुनना, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU is equals to 1/12th part of 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का कौन सा पार्ट, 1/12th पार्ट। अब समझो, जैसे ये एक एटम है, ये इसका हाफ पार्ट हुआ, ये इसका 1/4 हुआ, ये इसका 1/6 हुआ, ये इसका 1/8 हुआ, ये इसका 1/10 हुआ, और एक और मान लेता हूं, मैंने आपसे कह दिया ये इसका 1/12th पार्ट हुआ। ये मान लेते हैं सारे आइडेंटिकल हैं, और इसमें से एक पार्ट को मैं उठा लेता हूं। ये जो एक पार्ट मैंने आपका उठाया है ये आपका 1 AMU है। तो एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, तो हमने कहा एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है जिससे हमें पता होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी एटम और मॉलिक्यूल का दो चीजें फाइंड आउट करते हैं। एक मास, ये आपके हायर स्टडीज में आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या होता है ये भी बता देता हूं, अगर तुम कहो तो देखना। मैं 2 मिनट इसको साइड में ले रहा हूं। एक कोई भी एटम हो गया या मॉलिक्यूल होगा, उसको पहले आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइज मतलब चार्ज किया जाता है। मान लो मैंने इसे चार्ज कर दिया, चार्ज बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। अब जैसे मैं तुम्हें कहता हूं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चार्ज करने की कोशिश, मतलब चार्ज तो तुम हुए होते हो पहले से कि तुम्हें पढ़ना है। मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं कि पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुम्हें धक्का लगाता हूं कि चलो पढ़ो भैया। अब मैंने तुम्हें धक्का तो लगाया, तुम्हें चार्ज तो किया। इससे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूं, ढंग से सुनना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता क्या है, किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल को पहले चार्ज किया जाता है। वो आयोनाइज करके चार्ज कर दिया। आयोनाइज मतलब आयन बनाना है, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आयोनाइज कर दिया, चार्ज कर दिया। अब जैसे मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे को बार बार मोटिवेट करके कहता हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो तुम क्या करते हो, तेजी से भागते हो, एक्सेलरेट होते हो। ये भी एक्सेलरेट होगा, लेकिन सबको पता है ये मेरी तरफ से दिया हुआ मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई ज्यादा देर तो रहता है नहीं। बीच बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक्सेलरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक्सेलरेट किया, तो ये भागा। बट अब एक बच्चे की समस्या है, गलियां उसे नापनी है, इंस्टाग्राम को उसे चलाना है, स्नैपशॉट को उसको चलाना है, फेसबुक को उसको चलाना है, हेन तेन यूट्यूब के रील्स को उसको चलाना है, इसके अलावा दोस्तों से बातचीत करनी है, फोनों पे लगना है। इसका मतलब इतने सारे जो आपको चुंबक की तरह खींच रहे हैं, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, इसमें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लगाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, इसमें साथ ही साथ क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हाईली एक्सेलरेटेड, जिसको जाना सीधा था, बट क्या होगा, जिनका मेंटल स्टेटस कम है, जिनका मेंटल स्टेटस कम है वो लाइट है, जिसका लाइट वेट है, मेंटल स्टेटस कम है, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब जाना था सीधा, पहुंच गए कहीं और। फिर जिनका थोड़ा कम वेट है वो कहीं और जो है जिनका हाई वेट है वो सीधे जाते हैं। तो एक बात सुनना, जो ये सीधे गए इनका मास सबसे ज्यादा, इसका मास थोड़ा कम, और इनका तो सबसे लोअर स्टेटस है, मतलब सबसे लेस वेट है। इनके डिफ्लेक्शन से मुझे पता लगेगा टोटल मान लो 100 थे, उसमें से 10 यहां गए, 20 यहां गए, 70 यहां गए, तो 10% लोग लाइट, 20% ये वाले लाइट, और 70% सबसे ज्यादा हैवियर। इससे पता लगता है अबंडेंसी। अबंडेंसी होती है परसेंटेज, कौन कितना है। जो सबसे हल्का
वो सबसे दूर, जो सबसे भारी वो सबसे ज्यादा। तो इससे हमें ये पता लगता है किसका वेट कितना ज्यादा है, और साथ ही साथ में मास पता लगेगा इससे, साथ ही साथ उनकी रिलेटिव अबंडेंसी, रिलेटिव मतलब होता है इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है, तो रिलेटिव अबंडेंसी भी पता लगती है, और साथ ही साथ उनका क्या पता लगता है, मास भी पता लगता है। तो मास और रिलेटिव अबंडेंसी बताने के लिए कौन इस यूज होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। रिलेटिव अबंडेंसी परसेंटेज क्या है उसका इस दुनिया में, उसको कहते हैं मतलब रिलेटिव अबंडेंसी। साथ ही साथ मास पता करने का काम करता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा कि एक एटम का मास जो है, एक एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स है। ये एक कार्बन एटम का मास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, ये इधर से आता है। अब एक बात बताओ, 1 AMU तो 1/12 पार्ट है ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब एक कार्बन एटम का मास इतना, इसका 12th पार्ट 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, इसका 12th पार्ट। बहुत बढ़िया, इसको घूरो, इसको घूरो भैया, इसको देखा। अब एक थोड़ी देर पहले पढ़ा के गया था 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23, 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23। अभी पढ़ा रहा हूं 1.99 इंटू 10⁻⁻23। क्या पहले वाले का ये रेसिप्रोकल नहीं है क्या? अरे भैया ये रेसिप्रोकल है। 12/1.99 अगर Na है, 12/1.99 अगर Na है, तो बेटा ये आपका 1/Na ग्राम्स है। देखो किसका जन्म हुआ है, बधाइयो, आपको 1 AMU हुआ है। आपने कहा 1 AMU, आज के बाद 1/Na ग्राम्स होगा। और सर अगर इसको पूरे को सॉल्व कर दें तो कितना होगा? इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ग्राम्स में आया। अगर सर मैं इसको किलोग्राम में पूछूं तो आपका क्या कहना है? तो सर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम्स, सॉरी -27 किलोग्राम्स है। ये हुआ 1 AMU। अरे सुनना, ये ही मास आपके मास ऑफ प्रोटॉन और नियर अबाउट मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो सुनो 1 AMU क्या है? 1 AMU 1/Na ग्राम्स है। 1 मोल क्या है? Na है, भूलना मत। 1 मोल Na, 1 AMU 1/Na ग्राम्स। देखो 1/Na ग्राम्स को मैंने क्या याद रखा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यही आपका मास ऑफ प्रोटॉन और यही आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक की बातें सारी समझ में आ रही होगी। तो बेटा आपने कहा सर किसका कितना मास है, मैंने निकाल लिया। अब मजे की बात सुनना, मैंने पूछा हाइड्रोजन बोल भैया तेरे पास में क्या है? कहता मेरे पास में 1 और 1 है। मैंने कहा ये 1 और 1 क्या है? कहता मेरे पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1 AMU। तो मैंने कहा हाइड्रोजन का मास हुआ 1 AMU। कैसे बोला सुनो, इसके पास प्रोटॉन है एक, जो उसका Z दिख रहा है वही प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन है 0। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखो ऊपर वाला होता है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। अगर ये 1 ही है तो 1 - 1 0। A में से Z को घटा दो, हमेशा A में से Z को घटा दो, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल, अब इसको सम करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 1 + 0 1 ही आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर जो लिखा होता है ये न्यूक्लियॉन्स होता है। तो इस वजह से देखो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0। तो प्रोटॉन का मास, आपका मास ऑफ प्रोटॉन ही तो 1 AMU है। तो हाइड्रोजन का मास कितना निकल गया? 1 AMU। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कहेगा सर हाइड्रोजन अकेला थोड़ी है, हाइड्रोजन के साथ साथ उसके ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो उसके लिए निकलता है बेटा एवरेज, उसके लिए निकलता है एवरेज एटॉमिक मास। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बात,
एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज को बच्चा बच्चा जानता है, ये होता है मीन। सर मीन और एवरेज क्या मतलब, सुनना मेरे छोटे छोटे रसगुल्लों, मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, एवरेज मीन क्या है। जैसे मैंने कहा मेरे पास में 5 लोग हैं जिनका मास 100 है और 5 लोग हैं जिनका मास आपने कहा 300 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका एवरेज वेट क्या होगा, तो मैं कहूंगा 5 लोग जिनका मास 100, 5 लोग जिनका मास 300, तो ये आया 500, ये आया 1500, 1500, टोटल मास आ गया 2000 अपॉन 10, ये आ गया एवरेज वेट इस बॉक्स का। बॉक्स में जो एवरेज, जो 10 जने हैं उनका एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट आ गया 200, बहुत बढ़िया। तो एवरेज निकालने के लिए आपने कहा इसका कितने लिए हैं और इसका मास, इसका कितने लिए हैं, इसका मास, तो समझे मतलब बाबू मोशाय, एवरेज जब भी लेना है तो रिलेटिव अबंडेंसी कितना परसेंट वो है इनटू उसका मास, सिमिलरली दूसरे वाले के रिलेटिव अबंडेंसी इनटू उसका मास। और चंद लम्हों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अबंडेंसी क्या होती है। इस अर्थ क्रस्ट में अगर 2-3 जने हैं तो उनका कितना कितना परसेंट है, वो ही उसकी रिलेटिव अबंडेंसी होती है। तो समझिएगा मैं बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन आपके एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है, एक क्लोरीन होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37। साहब इस अर्थ में क्लोरीन 35 का रिलेटिव अबंडेंसी, रिलेटिव अबंडेंसी, अबंडेंसी मतलब वही परसेंटेज इस धरती पे कितना है, तो मैंने कहा साहब ये मान लो 75% है, ये मान लो 25% है। अब इसका मास 35 है, इसका मास 37 है, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे से पूछा एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज मास क्या होगा, तो मैंने कहा देखो इसका मास है 35 इंटू इसका परसेंटेज 75 लोग मान लो, अगर 100 मानता हूं आउट ऑफ 100 मानता हूं, टोटल 100 है, 100 में से 75 लोग ऐसे हैं जिनका मास 35 है और 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जिनका मास 37 है। फिर रिपीट करता हूं, 100 में से 75 लोग जिनका मास 35, 25 लोग जिनका मास 37 और टोटल लोग कितने हुए 75 और 25, बोलो 100। तो देखो 35 इंटू 75 प्लस 37 मास रखने वाले 25 लोग अपॉन टोटल लोग 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 35.5 AMU, AMU। तो मुझे एक बात बताना मेरे छोटे भाई बहनों, मैं बिल्कुल सिंपल पूछता हूं, ये आया 35.5 AMU, तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ का मास पॉइंटों में क्यों आता है, क्योंकि उनकी परसेंटेज अबंडेंसी में बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन है 1H1, 1H2, 1H3, इन तीनों का मास 1, 2 और 3, बट एक चीज समझना, इन तीनों के प्रोटॉन सेम, मास अलग या आइसोटोप्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज समझो, इनमें इन तीनों में से इसकी अबंडेंसी 99.9% है और ये बापड़े दोनों ही 0.1% में समेट गए। तो मुझे एक बात बताओ, जो है वो यही है, इनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है,
तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अबंडेंसी बहुत बड़ा रोल नहीं कर रही, इसलिए हाइड्रोजन के केस में सीधा 1 AMU रह जाता है। वहां पर एवरेज निकालोगे तो भी आपका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, 1.0078 AMU, तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये नियर अबाउट कितना है 1 AMU, क्योंकि इन दोनों से जो फर्क आएगा वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको लेऊं चाहे ना ले, मैं खुद ही नेग्लेक्ट कर दूंगा, 1 लेके चल लूंगा। क्या मेरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आज के बाद अगर कोई मुझसे एवरेज एटॉमिक मास का वेट पूछता है तो कैसे निकालूं एवरेज एटॉमिक मास? मैं कहूंगा पहले वाला ए मतलब ऊपर जो मास नंबर, पहले वाले का मास नंबर, उसकी अबंडेंसी, रिलेटिव अबंडेंसी को आज के बाद मैं x से दिखा दूंगा। A1 X1 पहले वाले का मास, पहले वाले की अबंडेंसी, दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले की अबंडेंसी, अपॉन x1 प्लस x2 हमेशा मेरे लिए 100 ही होगा, x1 x2 x3 होता तो उन सब का सम भी मेरे लिए क्या होगा 100, और इससे मैं जब चाहूं जिधर चाहूं एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकता हूं। तो बेटा देखो मोल क्या होता है, 1 मोल माने Na होता है। AMU क्या होता है, मैं अगर रिपीट करूं, थोड़ा सा अगर रिवाइज करूं तो देखो मैंने आपको जो जो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। देखना 1 मोल माने Na है, आज के बाद Na है, Na कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसके अलावा मैंने कहा 1 AMU कितना होता है, 1 AMU आपका 1 अपॉन Na ग्राम्स होता है, इसको 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स कहते हैं, और यही आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है साहब। इसके अलावा मैंने कहा कि कुछ का मास जो होता है वो अबंडेंसीज की वजह से एवरेज निकलता है, और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको ये चीजें पढ़ाई है। अब इन्हीं चीजों से फिर मैं ग्राम एटॉमिक मास GAM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, और मोल के क्या यूजेस हैं, क्या कंपाउंड्स क्वेश्चन कैसे यूज करते हैं, उन पे आएंगे, और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हुए हम हर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए आगे चलेंगे। और जैसे ही मैं टेलीग्राम का ये चैनल बनाता हूँ उसमें आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसमें कुछ DPPs भी दे दूंगा, जो किसी को जो भी नहीं मिली हुई हो वो भी मिल जाए। तो आराम से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, खूब जम के मेहनत करें, आप ये ना बने, बस मेरा कहने का मतलब है आप भी इसकी तरह होने चाहिए। मेंटल स्टेटस बहुत हैवी होना चाहिए, जो छोटी मोटी लहरें तुम्हें हिला ना सके साहब। आप हमेशा सीधा स्ट्राइक करो, आपका हैवियर मास आए, आपका मेंटल स्टेटस हाई हो, आप इतनी जल्दी अपने पाथ से डेविएट ना हो। तो ये चुंबक तो हर जगह होती है बेटा, बट हमें चुंबक के साथ साथ फिरना नहीं है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करता हूँ, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर बच्चा लोग।